उसका नाम होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, बोले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। चैप्टर का नाम रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, बोले तो उत्सर्जन तंत्र। हमें उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले यह देखना है कि यहां पर हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, बोले तो उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। उत्सर्जन होता क्या है, क्या होता है उत्सर्जन? तो हम लोग कहते हैं कि जब हमारे अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, कोई भी उपापचय गतिविधि होती है, या हम लोग कई बार एक्स्ट्रा खाना पीना कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ है या जो उपापचय गतिविधियां हुई है, उनके थ्रू जो भी अपनी बॉडी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बने हैं, जो वेस्ट मटेरियल बना है, उसको बॉडी से रिमूव करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखेंगे, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल like CO2, H2O, ammonia, urea, uric acid, ions like sodium, potassium, chloride, आपके phosphate, sulfate, that is accumulated in body of animals by metabolic activities and either of extra ingestion। यानी कि हम लोग कहेंगे हिंदी में कि अत्यधिक अंतर्ग्रहण या उपापचय गतिविधियों से प्राणी शरीर में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों जैसे CO2, वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट इत्यादि का शरीर से निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। देयर इज पार्शियली और फुली रिमूवल ऑफ these substance occurs। इन पदार्थों का यहां आंशिक या पूर्ण रूप से निष्कासन होता है, आंशिक या पूर्ण रूप से निष्कासन होता है। ये बातें लिख लीजिए भाई। और कहीं करा दो, ऐसे बोल के लिखा था मैं, फिर टाइम लगता, उससे बड़े लिख ही दो।
हिंदी में लिखूंगा तब तक इंग्लिश वाले तो फ्री होएंगे। अब नेक्स्ट लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ excretory substance like nitrogenous waste, that is ammonia, urea and uric acid, ammonia, urea and uric acid, animals are categorized into three categories. हिंदी वाले लिखो, उत्सर्जी पदार्थों जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट, उत्सर्जी पदार्थों जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के उत्सर्जन के आधार पर प्राणियों को यूरिक एसिड के आधार पर उत्सर्जन के आधार पर प्राणियों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखो भाई, हमने कहा कि उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होगा या यूरिया होगा या यूरिक अम्ल होगा। इसके आधार पर हमने एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। जिनमें भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अमोनिया निकलेगा उन एनिमल्स को हम लोग नाम देंगे साहब एमोनोटेलिक। क्या नाम देंगे? तो हम लोग कहेंगे सबसे पहला हमारे पास में उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। क्या नाम है भाई? अमोनिया। ये अमोनिया कैसे बना साहब? ठीक है, अमोनिया कैसे बना, यूरिया कैसे बना, यूरिक एसिड कैसे बना, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर बाद में करेंगे। अभी ये देखते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ कैसे निकलेगा बॉडी से बाहर। तो हम लोग कहते हैं कि अमोनिया का एक्सक्रीशन करने वाले, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जो एनिमल्स है, एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया एज एक्सक्रीटरी मटेरियल, दैट इज एमोनोटेलिक। जो प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एमोनोटेलिक। क्या नाम देते हैं भाई? अमोनोटेलिक। बोले तो अमोनोत्सर्जी। क्या बोलते हैं? अमोनोत्सर्जी। जबकि अमोनिया के एक्सक्रीशन की प्रक्रिया, अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एमोनोटेलिज्म। क्या नाम देते हैं? अमोनोटेलिज्म। और हिंदी में इसको बात करें तो हम लोग इनको बोलते हैं अमोनोत्सर्ग। ठीक है, अब देखो भाई, अमोनिया हम लोग कहते हैं कि सबसे विषैला, हाईली टॉक्सिक, सबसे अत्यधिक विषैला, बोले तो हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया होता है, अत्यधिक विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए हमें सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो हम लोग कहेंगे कि अमोनिया के एक्सक्रीशन के, फॉर एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अमोनिया के उत्सर्जन हेतु सर्वाधिक जल की मात्रा आवश्यक होती है। अब देखो साहब, इसका उत्सर्जन होगा किससे? क्या किडनी कोई भी रोल प्ले करती है क्या अमोनिया के उत्सर्जन में? तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है किडनी डू नॉट प्ले एनी रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के उत्सर्जन में वृक्कों की कोई भूमिका नहीं होती। तो हम लोग कहेंगे कि अमोनिया के उत्सर्जन में वृक्क, बोले तो किडनी की कोई भूमिका नहीं होती है।
कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसका उत्सर्जन कैसे होगा? तो हम लोग कहेंगे कि अमोनिया का उत्सर्जन आपके सामान्य शरीर सतह, कहां से होगा भाई? सामान्य शरीर सतह या गिल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं गलफड़ों द्वारा अमोनियम आयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? क्या अमोनिया के उत्सर्जन में किडनी की कोई भूमिका है क्या भाई? नहीं। तो हम लोग कहेंगे ये शरीर सतह से निकलेगा या फिर गिल्स के थ्रू निकलेगा, लेकिन सीधा अमोनिया के रूप में नहीं निकलेगा, क्योंकि अमोनिया जैसे जल में घुलेगा तो वो अमोनियम आयनों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे गलफड़ों द्वारा अमोनियम आयन के रूप में होता है। अब कोई कहेंगे साहब एग्जाम्पल बताओ उन जीवों का जो कि अमोनिया को उत्सर्जित उत्पाद के रूप में रिमूव करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपको मिलेगा एक्वेटिक इंसेक्ट, बोले तो जलीय कीट और मेनली बोनी फिशेज, अधिकतर अस्थिल मछलियां। साथ में आप लोग लिखोगे फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, ईटीसी। इंग्लिश वालों को लिखाऊं या लिख लोगे? वृक, ये वाला kidney do not play any role in excretion of ammonia because ammonia is excreted as ammonium ion. Ammonia is excreted as ammonium ion by general body surface or gills. चले आगे। अमोनिया का अगर कोई पूछे ना भाई अमोनिया ज्यादा कौन निकालेगा, तो देखो अमोनिया क्या सबसे विषैला है और इसके उत्सर्जन के लिए जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता ना। तो जो जल में रहते हैं वो सारे के सारे अमोनिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अमोनिया निकालेंगे। तो हमने सारे के सारे जल वाले लिख दिए। अब कई कहेंगे साहब एम्फीबिया जल में रहते हैं, हाँ तो लिख दो जो जो एम्फीबिया जल में रहते हैं, यानी जो एक्वेटिक एम्फीबिया है, एक्वेटिक एम्फीबिया बोले तो जो जलीय उभयचर हैं, जो मोस्टली जल में रहते हैं, कभी कभार धरती पर आते हैं, उनमें भी अमोनिया ही उत्सर्जित उत्पाद होता है। वो है आवाज ही बना रही है या तू धीरे बोल रही है, मैं बेरो गाना ठीक रही ना। हाँ मेंढक मैक्सिमम धरती पे रहता है बारिश के मौसम में, वो हाइबरनेशन में चला जाता है। आपको बरसात के बाद में दिखेगा नहीं ना, क्योंकि वो ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता तब चला गया, वो में हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाँ बता। मैं तो एक बार समझ नहीं आती लेकिन जिस टाइम मैं वहां पे दिखा हूँ अच्छी में लगा हूँ ध्यान में लगाऊँ वैसा नहीं तो समय मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, नहीं मेरी है। मैं यूरिया तो लिखाऊंगा ही नहीं, यूरिया मैं लिखूंगा अपने आप लिखूंगा, यहाँ अमोनिया है वहाँ यूरिया कर, ये अत्यधिक विषैला है, वो अमोनिया से कम विषैला होता है।
होने से कम जल की आवश्यकता। यहाँ पर जल वाले लिखे हैं, वहां पर एक ट्रिक लिख देंगे ममता, और ममता सारे काम कर देंगे। अरे बनर्जी ले ले, तुझे कोई सी भी ले ले। अब मैं इसकी क्या एक टेबल भी बना देता, यहाँ पर लिख के विषैलापन, जल की आवश्यकता सबसे ज्यादा, फिर मेरे को पता यूं देख रहे, मैंने कहा अलग अलग ही पढ़ा दो इनको, टेबल नहीं बनवानी, क्यों मैंने सर्कुलेशन वाले में एक टेबल बनाई थी, मेरे को पता है दोबारा बनानी पड़ी। चलो ये लिख लिया भाई सबने। अब देखो, अब मैं यूरिया के बारे में मरा ही नहीं लिखने वाला। क्यों नहीं लिखने वाला? क्योंकि अगर मैं यहां पर यूरिया लिख देता हूं तो जो यूरिया का एक्सक्रीशन करने वाले होंगे उनको बोलेंगे यूरियोटेलिक। क्या नाम देंगे? उनको बोलेंगे यूरियोटेलिक। ठीक है, अमोनो की जगह क्या नाम आ जाएगा? यूरियो। यहां क्या आ जाएगा? यूरियो। यहां पर भी क्या? यूरियो यूरियो यूरियो। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा विषैला कौन है साहब? अमोनिया। तो क्या ये और ज्यादा विषैला हो सकता है क्या? नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि ये अमोनिया से कम विषैला है। अमोनिया से कम विषैला, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। हम लोग कहते हैं कि ये उत्सर्जन हेतु सर्वाधिक जल की मात्रा पड़ती है। ठीक है, लेकिन यूरिया के लिए क्या होगी? हम लोग लिखेंगे यूरिया के उत्सर्जन हेतु, किसके उत्सर्जन हेतु? जल की मात्रा अमोनिया की तुलना में कम आवश्यक होती है। अमोनिया की तुलना में कम आवश्यक होती है। ठीक है, अब देखो साहब, हमने कहा अमोनिया के उत्सर्जन में वृक्क की कोई भी भूमिका नहीं होती, लेकिन यहां पर होती है। क्यों होती है? इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन यहां से उड़ा रहा हूं, ये हम लोग, आप ये जब लिख लोगे उसके बाद में समझाऊंगा पूरा क्यों होता है। हमने कहा कि यूरिया का उत्सर्जन कहां से होगा? क्या शरीर सतह से होगा क्या? है भाई, हम भी तो यूरिया निकालते हैं, क्या हम लोग क्यों खड़े खड़े यूरिया बाहर फेंक देते हैं क्या शरीर सतह से? नहीं, हमारी किडनी में पहले ब्लड फिल्टर होएगा और यूरिन के थ्रू हम लोग यूरिया को बाहर फेंकेंगे। तो क्या किडनी का रोल हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग कहेंगे यूरिया के उत्सर्जन में, ठीक है, किडनी की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? तो हम लोग कहेंगे यूरिया का उत्सर्जन किडनी के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा भाई? तो ये भी हमने उड़ा दिया। हाँ, अब एग्जाम्पल रह गए सब। एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखे एक्वेटिक वाले। क्या लिखे हैं भाई? ठीक है, लेकिन यहां पर एक्वेटिक थोड़ी ना आ सकता है, यहां पर एक्वेटिक नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक ट्रिक लिखेंगे, ममता। क्या लिखेंगे? ममता। ममता का मतलब क्या है? एम फॉर मेमल्स। एम फॉर कौन है? मेमल्स बोले तो स्तनधारी। कौन है भाई? एम फॉर मेरीन फिशेज। कौन है भाई? मराइन फिशेज बोले तो लवणीय मछलियां। कौन सी है भाई? लवणीय या समुद्री मछलियां। अब बताओ, समुद्री मछलियां अस्थिल होती है कि उपास्थिल होती है? उपास्थिल होती है, क्योंकि अस्थिल तो किसमें आ चुकी है? अमोनिया में आ चुकी है। अब कहेंगे सर दोनों रह तो पानी में रही है। भाई आपको अगर नदी में छोड़ू तो आप पानी पी सकते हो, नदी में छोड़े तो आप पानी पी सकते हो, क्या समुद्र में छोड़े तो पानी पी लोगे? तो ये समुद्र वाली मछलियां बेचारी पानी नहीं पी पाती है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा यूज करती है जितना इनको रिक्वायर्ड होता है। अगर एक्स्ट्रा ले लेगी अमोनिया निकालने के चक्कर में तो पता चला किडनियां फेल होगी। भगवान इसको किडनियां दे रखी है पहले से। तो हम लोग कहेंगे यहां पर मेराइन फिश। अब टी ए का मतलब क्या है? टी का मतलब होता है टेरेस्ट्रियल। क्या होता है भाई? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। क्या दे रखा है? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस बोले तो स्थलीय उभयचर। क्या होता है भाई? स्थलीय उभयचर। क्लियर है बात? ये इसके एग्जाम्पल हो गए साहब। अब बचा कौन सा? यूरिया किस रूप में उत्सर्जित होता है वो बचा है। पहले ये लिखो, उसके बाद में लिखते हैं, क्योंकि यूरिया को हम लोग लीवर में बनाएंगे कोरी कोरी साइकिल द्वारा। कोरी कोरी द्वारा बनाएंगे ना। कोरी फेरा के बाद में सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोलते हैं, ध्यान रखना।
चले आगे। अरे लीवर में कौन से चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण किया जाता है? ऑर्निथिन या कोरी कोरी? कोरी कोरी क्या होता है? कोरी कोरी चक्र कहां पढ़ा आपने? लीवर भी होता है कोरी कोरी भी। प्रक्रिया के नीचे अमोनिया से कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। किसका? यूरिया का तो ऑर्निथिन है, ठीक है ना। यूरिया चक्र या ऑर्निथिन चक्र। कोरी कोरी चलता है ग्लाइकोजन के निर्माण के लिए, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने में कोरी कोरी चलता है। चले आगे। फिर भी तुम कहते हो नहीं, जल्दी लिखते हैं। हाँ, यूरियोटेलिज्म, यूरियोसर्ग, अमोनो की जगह यूरियो कर लो। अरे मैं इतनी देर में खुद ही लिख देता रहा भाई, गलती होगी जो तुम्हें लिखने को बोल दिया मैंने। यूरियोटेलिज्म, यूरियोत्सर्ग, यूरिया के उत्सर्जन हेतु जल की मात्रा अमोनिया की तुलना में कम आवश्यक होती है। अमोनिया की तुलना में कम आवश्यक होती है। चले आगे। अब देखो भाई, यूरिया का निर्माण हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो हम लोग कहेंगे साहब हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद में हमने पाचन किया, तो पाचन के बाद में सब अमीनो एसिड बना, और ये अमीनो एसिड हमारी इंटेस्टाइन से निकल करके पहुंच गया साहब लीवर में। कहां पहुंच गया? लीवर बोले तो यकृत में पहुंच गया। ये हमारा अमीनो एसिड है जिसके अंदर एक कार्बन से आर जुड़ा है, बोले तो एक एल्किल समूह जुड़ा है, एक से COOH जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक NH2 जुड़ा हुआ है। कोई सा भी अमीनो एसिड हो, ये इतना समूह तो फिक्स रहता है, खाली आर ही चेंज होता है। आर जैसा होगा वैसे वैसे हम लोग कहेंगे अमीनो एसिड का नाम बदलता जाएगा। जैसे अगर मैं आर की जगह आपका हाइड्रोजन जोड़ दूं तो हम लोग इसको नाम देंगे ग्लाइसिन। क्या नाम देंगे भाई? अगर मैं यहां पर CH3 जोड़ दूं तो हम लोग इसको नाम देंगे एलेनिन। क्या नाम देंगे? और मैं अगर यहां पर CH2O जोड़ दूं आर की जगह तो हम लोग इसको नाम देंगे सीरीन। क्या नाम देंगे? और ये आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ लिया होगा, नहीं तो याद रखो सबसे छोटा, इससे बड़ा गैस GAS। ठीक है, ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन। अब देखो साहब, जैसे ही एमिनो एसिड लीवर में पहुंचता है तो लीवर में एक साइकिल चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथिन चक्र। क्या नाम देते हैं भाई?
ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, एमिनो एसिड से एमिनो ग्रुप को हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है? अमीनो एसिड से किसको हटाया जाएगा? तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास में एक संरचना बन गई जिसके अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर बन गई RCHCOOH प्लस NH2 हमने अलग कर दिया है। हालांकि कार्बन की बैलेंस नहीं है और हमें बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया के अंदर हमने क्या किया, अमोनिया को हटाया है ना यहां से, तो इसको हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन। क्या बोलेंगे? बोले तो विएमिनीकरण। क्या नाम देंगे? ठीक है। अब देखो साहब, ये जो समूह है ये आपका आगे जाकर के बना लेगा अल्फा कीटो एसिड। क्या बना लेगा? अल्फा कीटो एसिड। और अल्फा कीटो एसिड आपने पढ़ा होगा, जैसे अभी आपका ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस पूरा होते ही आप लोग लिंक रिएक्शन पढ़ोगे, उसके बाद में आप लोग पढ़ोगे क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में बनता है आपका अल्फा कीटो एसिड, जो हमारी बॉडी में आगे जाकर के हमें एनर्जी देता है। हम लोग कहते हैं ना प्रोटीन कैसे एनर्जी देता है, तो प्रोटीन इस कीटो एसिड के थ्रू हमें एनर्जी देता है। ये कीटो एसिड डायरेक्टली हम लोग कहेंगे क्रेब्स साइकिल को चलाएगा आगे जाकर। अब ये जो NH2 बचा है ना, ये CO2 के साथ में मिक्स होगा। किसके साथ मिक्स होगा? अब ये प्रक्रिया चल रही है लीवर के अंदर। किसमें चल रही है भाई? और यहां पर जो चक्र चल रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑर्निथीन साइकिल। क्या नाम दे रहे हैं? ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन चक्र। अब हम लोग कहेंगे NH2 है वो हमारा CO2 के साथ में मिला और इसने एक ऐसी संरचना बना दी NHC डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर है बात? और इसी को हम लोग बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं भाई? इसका मोलिकुलर वेट कितना है? 7। कितना है भाई? सबसे पहले यूरिया किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर। ठीक है। कैसे बनाया था? अमोनियम साइनेट को गर्म करके। ठीक है। उस डिटेल में केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक के अंदर जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें पहले पन्ने पर आपको दे रखा है पूरा का पूरा। उसके बाद में आपको दे रखा है एथेन कैसे बनी थी, तो बार्थलोट ने बनाई थी, ऐसा कुछ लिख रखा है वहां पर। ठीक है। तो वो आप लोग वहां से देखते रहना। हमने यहां पर देखा है कि हमारे पास में यूरिया कैसे बनता है, तो हमने कहा यूरिया बना साहब यकृत के अंदर। कहां बना भाई? अब देखो, हमने कहा अमीनो एसिड पाचन के थ्रू, अमीनो एसिड कहां बना है? इंटेस्टाइन में बना कि नहीं बना भाई? पाचन कहां पर हुआ? आंत में ही तो हुआ है, इंटेस्टाइन हुआ है। तो हम लोग कह रहे हैं अमीनो एसिड बनाया साहब इंटेस्टाइन में। कहां बना है? इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन से लीवर में इसको कौन लेकर के आएगा? ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 में कौन लेके जाती है? ऑर्गन 2 प्लस पोर्टल वेन। ऑर्गन 2 का नाम क्या है? लीवर। तो इस वेन को क्या बोलेंगे? हिपेटिक पोर्टल वेन। क्या नाम देंगे? हिपेटिक पोर्टल वेन। अरे क्लियर है बात? अब हिपेटिक पोर्टल वेन के अंदर जो भी आया सब्सटेंस, उसके अंदर जो एमिनो एसिड थे उसका सबसे पहले किया गया डीएमिनेशन। क्या किया गया? और जो अमोनिया था वो ऑर्निथीन चक्र द्वारा कन्वर्ट किसमें हो गया? यूरिया के अंदर। पूरा चक्र कैसे होता है, कितना एटीपी लगता है, ये अपने काम का नहीं है, इसलिए अपने डायरेक्ट इतना याद रखना है कि ऑर्निथीन चक्र लीवर में चलता है जिसके थ्रू एमिनो एसिड को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। अब ये सब जो यूरिया बना है इसको डाल दिया जाएगा ब्लड के अंदर। किसमें डाल दिया जाएगा? तो यहां से ब्लड को कहां भेजा जाएगा? हार्ट के पास भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा? तो ब्लड को यहां से हार्ट के पास कौन लेके जाएगा? ऑर्गन 2 प्लस वेन। कौन लेके जाएगा? तो ऑर्गन 2 कौन है? तो या इस वेन का क्या नाम हो जाएगा? हिपेटिक वेन। क्या नाम हो जाएगा? तो बताओ लीवर में बना हुआ यूरिया किस में डाला जा रहा है? हिपेटिक वेन में। पूछ ले शरीर में सबसे ज्यादा यूरिया किस में होता है? अरे किस में होता है? अरे क्लियर है क्या बात? हम लोग कहेंगे कि हार्ट ब्लड को भेजेगा साहब किडनी की तरफ। किधर भेजेगा? और किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करेगी। किडनी क्या करेगी? ब्लड को फिल्टर कर देगी। और यूरिया हम लोग कहेंगे बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बोले तो उत्सर्जित हो जाएगा। एक्सक्रीटेड, उत्सर्जित हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या बात? यहां तक समझ है क्या? अब किडनी से वापस ब्लड गया, किडनी से वापस क्या गया? किसके पास में गया? कौन लेके जाएगा? किडनी को क्या बोलते हैं? रीनल। क्या बोलते हैं? और रीनल से जो वेन निकलती है उसको क्या बोलेंगे? बोले तो वृक्क शिरा। और किडनी के अंदर हार्ट से ब्लड लेकर के कौन आया? रीनल है। पोर्टल क्यों बोला भाई? क्या दो अलग अलग अंग है क्या हार्ट के बीच में? हार्ट से डायरेक्ट कनेक्शन है ना इसका, इसलिए पोर्टल यूज नहीं करना है। ठीक है। तो हमने कह दिया भाई जो भी हमारा यूरिया बना था कहां पर? लीवर में, वो डाल दिया गया ब्लड के अंदर। किसमें डाल दिया गया? और ब्लड में डाला गया उस वेन का नाम क्या है? वो किसके पास आई? हार्ट से क्या निकले? और रीनल आर्टरी किसके पास पहुंची? इसने यूरिया को और बचे हुए ब्लड को कहां भेजा? किसके थ्रू? बताओ सबसे कम यूरिया किसमें?
रिनल वेन में, क्योंकि जो यूरिया था उसको तो बाहर फेंक दिया गया ना। अब देखो साहब दूसरी समस्या देखो, जो परसों एक डायग्राम बनाया था सेम वैसा का वैसा डायग्राम आता है एक, और वो क्या कहता है डायग्राम सुनो। ये हमारा हार्ट बना दिया इन्होंने, क्या बना दिया साहब, और ये बना दिया साहब लीवर, क्या बना दिया, ये बना दिया किडनी, और यहां पर लिख दिया इन्होंने इंटेस्टाइन, क्या लिख दिया भाई, और इन्होंने कहा यहां से ब्लड यहां गया, और यहां से ब्लड गया यहां, और यहां से ब्लड घूम करके आया यहां, और यहां से वापस ब्लड गया यहां। इन्होंने बोला ये तो है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। बताओ सबसे ज्यादा यूरिया क्या अमाउंट किसमें होगा, ए बी सी डी किसमें होगा, किसमें होगा, सबसे ज्यादा यूरिया ए में, किसमें होगा, और सबसे कम डी में। अरे क्लियर ये बात, इसमें तो हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा यूरिया सबसे, और इसमें सबसे, क्लियर है क्या बात, छापो। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें और ऐड कर रहा हूं मैं कि निम्न में से किसमें PCO2 का मान समान होगा। ठीक है, पहला है ए बराबर डी, दूसरा है ए बराबर बी बराबर डी बराबर सी, और तीसरा है डी बराबर सी, और चौथा है बी बराबर सी। PCO2 किसमें समान होगा। अब देखो भाई, हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है वो तो है ऑक्सीजनेटेड, बाकी सारे के सारे कैसे हैं, बाकी कोई सा भी देख लो हार्ट की तरफ भी जाएंगे ही, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, डीऑक्सीजनेटेड। तो इन सब में सी को छोड़ करके ए बी और डी के अंदर क्या होगा, सेम होगा। इसमें तो सी दे रहा है, नहीं होगा, इसमें सी दे रहा है, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, पहला। ये मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। लिख लिया, अरे लिख लिया भाई, लिख लो आराम से लिख लो। नहीं अभी आज जी तो सोच रहे हो, अभी तो हो गयो।
चला आगे। ये लिख लेना यहां पर कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, मैक्सिमम यूरिया, और यहां पर मिनिमम यूरिया। रीनल वेन में सबसे कम यूरिया और रीनल आर्टरी के अंदर सबसे ज्यादा यूरिया, हिपेटिक आर्टरी में, सॉरी हिपेटिक आर्टरी में होगा ना यूरिया सबसे ज्यादा, है हिपेटिक वेन में होगा, हाँ ध्यान रखना। चलो भाई, अब बात करते हैं यूरिक अम्ल की। यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, चने का भाव है 5443, तो चनो 5443 का भाव है CHNO 5443 यानी C5H4N4O3, ये होता है आपका यूरिक एसिड। ठीक है, ये उत्सर्जी उत्पाद होता है, लिख लो। excretory product in birds, reptiles and terrestrial insect। चला आगे। अब देखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C5H4N4O3, चनो 5443, चनो 5443। पक्षियों, सरीसृपों तथा स्थलीय कीटों में ये उत्सर्जी उत्पाद होता है, तो हम लोग कहेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। अब देखो साहब, ये हम लोग कहेंगे सबसे कम विषैला होता है, लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम विषैला बोले तो लीस्ट टॉक्सिक, और ये शरीर में सबसे कम घुलनशील होता है। अमोनिया सबसे ज्यादा घुलनशील होता है, इसलिए जल की आवश्यकता ज्यादा, ये कम घुलनशील इसलिए जल की आवश्यकता भी क्या कम। तो हम कहेंगे लीस्ट सोल्यूबल इन बॉडी, हम लोग कहेंगे शरीर में सबसे कम घुलनशील, therefore required of water for removal of uric acid is least, इसलिए उत्सर्जन हेतु सबसे कम जल की आवश्यकता। ठीक है, अब देखो साहब, ये बनता कैसे है पक्षियों वगैरह में, तो हम लोग कहेंगे कि पक्षियों में, किसमें भाई, पक्षियों और सरीसृपों में, इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स यूरिक एसिड फॉर्म्ड बाय प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, में यूरिक अम्ल का निर्माण, यूरिक अम्ल का निर्माण प्रोटीन उपापचय द्वारा होता है, प्रोटीन उपापचय द्वारा होता है। क्या इंसानों में भी, क्या मैमल्स में भी यूरिक अम्ल बनता है क्या? अरे मैमल्स में बनता है क्या यूरिक अम्ल? बनता है साहब।
कैसे बनता है? जैसे मान लो अपने टमाटर खा रहे हैं बार बार, अपने को टमाटर का खाने का बहुत ज्यादा शौक आ गया है और अपने पानी नहीं पी रहे हैं बार बार। अब भूख को बढ़ाता है, हम लोग उसको सूप के रूप में ले लेते हैं, लेकिन हमने टमाटर को सीधा खाया कच्चा, ऊपर नमक लगा लिया, सीधा सलाद के रूप में खा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, लगातार कंटिन्यूसली 2-3 महीनों से खाते आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा साहब कि टमाटर के अंदर होता है प्यूरिन। क्या होता है भाई? प्यूरिन। प्यूरिन क्या होता है? एक नाइट्रोजनी क्षार होता है जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है, एक नाइट्रोजनी बेस होता है। जब इस प्यूरिन को तोड़ा जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा साहब जेंथीन में। किसमें कन्वर्ट होगा? जेंथीन में। और ये जेंथीन यूज करेगा साहब जेंथीन ऑक्सीडेज का। किसका यूज करेगा? जेंथीन ऑक्सीडेज का। और इसको कन्वर्ट कर देगा यूरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करेगा? अब समस्या क्या है, हमारे शरीर में यूरिक एसिड तो बन गया, लेकिन अगर इस यूरिक एसिड को बाहर तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास में उत्सर्जित उत्पाद के रूप में क्या निकाला जाता है? यूरिया। और हम लोग बार बार जब ये यूरिक एसिड खाएंगे तो हम लोग कहेंगे ये जो यूरिक एसिड है, कौन है भाई? यूरिक एसिड। ये हमारी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, यहां पर आकर के क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाएंगे। किसके रूप में जमा हो जाएंगे? तो हम लोग कहेंगे कि ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल की फॉर्म में। तो हम लोग कहेंगे जॉइंट्स में इसके क्रिस्टल का जमाव हो जाएगा। किसका जमा हो जाएगा? क्रिस्टल का जमा हो जाएगा। इसकी वजह से जॉइंट में दर्द होगा। जॉइंट में क्या होगा भाई? पेन होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं गठिया। क्या बोलते हैं भाई? या गाउट रोग। क्या नाम देते हैं? गठिया या गाउट। अब कोई पूछे गठिया क्यों होता है, तो ज्यादा टमाटर खाने से। क्यों? टमाटर में प्यूरिन होता है। कौन होता है? और प्यूरिन क्या करेगा साहब? जेंथीन में परिवर्तित होगा, और जेंथीन परिवर्तित होगा यूरिक एसिड में। और ज्यादा यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी में बन रहा है तो हमारे जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाएगा, और उससे हम लोग कहेंगे हमारे जॉइंट के अंदर में पेन होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं गाउट या गठिया। क्या बोलते हैं भाई? गाउट या गठिया। ये लिख लो बात। अपने जो बात करें वो गाउटी आर्थराइटिस है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे अगली क्लास में। ये लिख लो।